आगे। और इन्फोसिस आज है जबरदस्त एक्शन में तेजी की लीड करता हुआ आईटी शेयरों की। और कल हुई थी एजीएम, क्या कुछ खास बातें इस एजीएम से निकल कर आती हैं? कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, एजीएम में मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है, ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है स्वाति बताइए। तो 45th एनुअल जनरल मीटिंग में इन्फोसिस के एआई से जुड़े कंसर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एआई खतरा नहीं, बड़ा मौका है हमारे लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआई हमारी जैसी कंपनियों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने एक टाइमलाइन भी बताई, 2030 तक एआई का मार्केट शेयर 38 लाख करोड़ होने की संभावना बताई गई है। इनफैक्ट रेवेन्यू का 5.5% हिस्सा यानी कि लगभग 9,500 करोड़ जो है एआई, जेन एआई, एजेंटिक एआई से ही आता है। कंपनी के पास अभी 4,800 एआई प्रोजेक्ट्स और 600 एआई एजेंट्स भी मौजूद हैं। टॉप 200 में से 90% ग्राहक के साथ एआई के इस्तेमाल पर भी काम जारी है। तो एआई को फ्यूचर प्लान में जोड़कर कंपनी ने पूरी तैयारी की हुई है। इनफैक्ट जो सीईओ सलिल पारेख हैं, उन्होंने हायरिंग ट्रेंड की भी कुछ बातें हाईलाइट की, जिसमें उन्होंने कहा कि हायरिंग ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। FY 26 में कंपनी ने 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए। इनफैक्ट एआई अडॉप्शन से रेवेन्यू पर एम्प्लॉय में बढ़त भी दिखी है। और हमने देखा कि आज जैसा आपने भी बताया कि आज इन्फोसिस काफी अच्छे एक्शन में भी हमें नजर आया है, स्पेशली आफ्टर दिस एजीएम। सीडी साहब, इन्फोसिस ही नहीं, पूरे आईटी स्पेस के लिए हमने एक तो चीज समझ ली कि इनकी प्राइमरी प्रॉब्लम है ये जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर बने हुए हैं, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। एआई के साथ इन्होंने समय रहते हुए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम नहीं किया, जो हमने ओरेकल को या दूसरे कंपनियों को काम करते देखा। मुझे बताइए अब यहाँ से करना क्या है? कोई अगर आईटी स्पेस में पैसा लगाना चाहता है या लगा रखा है, दिग्गज ऐसा बनेगा, मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा, या अब इसको थोड़ी समय के लिए इग्नोर करना होगा, साइड में रखना होगा? नहीं, बिल्कुल नेहा, इसमें मेरा जो व्यू है वो है कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का समय आ गया है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका नजरिया 3 साल 5 साल का है तो डेफिनेटली ये सेक्टर इन लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। कंपनियां वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स तो बहुत ही दमदार है, बहुत ही मजबूत है। सब कैश रिच कंपनीज है, फिर बायबैक करती रहती है अपने रेगुलर इंटरवल्स पे। और ये जैसे नंदन नीलेकणी साहब भी बता रहे थे कि ये जो एआई से थ्रेट है डिसरप्शन का, बट थ्रेट से ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो कंपनियां इसको कैपिटलाइज कर सकती है उनके लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ये। तो मुझे लगता है भारतीय जो लीडिंग कंपनियां, जैसे बीच में जो एआई समिट हुई थी भारत में, तो हमने देखा सबने किसी न किसी बड़ी एआई कंपनी जैसे एंथ्रोपिक है या ओपन एआई है, इन सब के साथ कुछ कुछ गूगल के साथ करार किया है। तो मुझे लगता है ये जो लीडिंग कंपनीज है जो अपने आप को चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो अगर एआई को अडॉप्ट करें और एआई को अपना एक वहां पे डिसरप्शन के तौर पे नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। और बाकी इन लेवल्स पे डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगती है। स्टॉक्स काफी पिट गए हैं, मुझे लगता है पिछले 10 साल में लोवेस्ट वैल्यूएशन पे ये सब आईटी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स है या मिड कैप आईटी काउंटर्स है। मुझे लगता है एक बास्केट बना के इन सब स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए 2-3 साल का नजरिया रख के इनमें करंट लेवल्स पे एक स्टेगर्ड रूप में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। वर्स्ट सीम्स टू बी बिहाइंड, तो अब यहाँ से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक बास्केट बनाए जहां आप दिग्गज, मिड, स्मॉल कैप सबसे थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठाकर चल सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब जैसे ओरेकल फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स हैं, अब देखिए क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। अब अगर ऐसे स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया है तो आप डेफिनेटली अच्छी खासी वेल्थ में तो जरूर बैठे हुए हैं। लेकिन